मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मेरा तारुफ कराना ठट्ठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट करके। मैं क्या, मेरा तारुफ तो मेरे भाई हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ज़िंदगी में मुलाकात किए हुए बड़ा लंबा अरसा नहीं होता, सफ़र या जर्नी बहुत छोटी होती है, लेकिन प्यार और मोहब्बत और दिल का रिश्ता जो है वो जुड़ जाता है। इसमें से एक मेरा डायरेक्टर भी है, वैन डीजल की फूफी का पुत्र लगता है, लेकिन वैन डीजल की फूफी मानने को तैयार नहीं है। बंदा जाए थे कितने जाए। जहांगीर मरीज साहब मेरे साथ है। इससे पहले कि मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ ना लोगों को हम शुक्रिया करना नहीं जानते। आपके अनकंडीशनल प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं पंजाबी होते हुए एडमिट करो, मेरा एक दोस्त है जहरी, मैं आज टीवी का मॉर्निंग शो करता था, मैंने उसका शो किया, बल्कि नहीं वो नहीं थे मुझे, वो हमारे लश्करी रईसानी साहब थे, तो सीएम साहब के भाई थे, तो वो आए हुए थे, तो लाइव शो होता था। अभी वो इत्तेफाक से 2 मिनट लेट आए, शो शुरू हो गया हुआ था, तो मैंने शो का आगाज़ किया, मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पंजाबी हूँ रईसानी साहब और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो वो अब मेरी शक्ल देखें, तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन वो नहीं अब उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, बिकॉज ओरिजिनली आपका ताल्लुक मरी क्लैन से है। आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई लाखों लोग हैं, सारे मरी वाल हैं, जैसे पिंडी वाल, पहाड़ी वाल, मरी वाल हैं। आप उनके लिए जो कुछ करते हैं उसका शुक्रिया, बिकॉज मैंने आपको लोगों के साथ, मुझे आज भी याद है, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा बिकॉज ये मुझे बीमारी है बोलने की, तारुफ अच्छा हो जाएगा। एक बाबा जी थे जिनके साहबजादे को पुलिस ने किसी नाजायज़ केस में फंसाया था। आपसे मेरी दूसरी मुलाकात थी, आपने उस बुज़ुर्ग को वो इज़्ज़त दी थी जो इंसान अपने सगे बाप को भी बाज़-औक़ात नहीं देता। तो मेरा ख्याल है आपकी कामयाबी के पीछे अनगिनत दुआएं हैं, बहुत लोगों का प्यार है, और जिस तरह आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, ऐसे जैसे वो मुर्गी अपने बच्चों को ना साथ लेके चलती है, तो थैंक यू फॉर दैट। और बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। ठट्ठा पे भी आएंगे, चैम्बर पे भी आएंगे। पहले बताएं कि ये बलूचिस्तान का मसला क्या है? शुक्रिया, मेरे बड़े भाई कहें, मेरे दोस्त कहें, और हम आपको उस्ताद भी मानते हैं, आपसे सीखते भी बहुत। यार आपने मेरी उस्तादियाँ देखी? बिल्कुल आपकी मोहब्बत है, आप इतनी तारीफ़ करें उस लायक नहीं है। अली भाई, ज़िंदगी हर इंसान गुजारता है, लेकिन जानदार भी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं। अरबों लोग आए चले गए, हम चंद लोगों को याद करते हैं, और याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जिन लोगों ने लोगों के लिए कुछ किया हो। करेक्ट। तो वो लोग याद भी रहते हैं, उनकी तारीफ़ भी होता है। फिर ज़िंदगी का ये एक तरह का, अगर आप जितने वेलीफेयर के काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो ये आपका एक तरह का ज़िंदगी का सदका भी है, ज़िंदगी का ज़कात भी है। लेकिन आप इसको वेलफेयर समझ के नहीं करते ना, आप इसको इबादत समझ के करते हैं। मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, वरना तो हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। वेलीफेयर बेसिकली है, इबादत का एक ज़रिया है, खिदमत खल्क जो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारी तंजीम आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद, मेरे जो कौम के लोग हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं, और मरियों की जो कम्युनिटी है हमारे, वो लाखों की तादाद में है। तो वो फिर हम लोगों ने बैठ के एक बनाया कि यार हमारे जो लोग हैं वो बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए हम कुछ करें। फिर हमने एक एसोसिएशन बनाया आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद में, उसका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हमारे चेयरमैन साहब हैं, मेहरदीन खान मरी, सदर हैं शफकत हुसैन मरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर पूरे पाकिस्तान लेवल पे कम्युनिटी के लोग फिर दूसरे लोगों की मदद करते हैं। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी से ठट्ठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं पेट्रन चीफ भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उस हवाले से ठट्ठा जो कि वो मेरा आप एक तरह का घर भी समझे, मेरा पहचान भी समझे, मेरे लिए काम भी समझे। हालांकि ताल्लुक आपका बलूचिस्तान से, बिल्कुल काम आपने गवादर पे भी किया हुआ है जी, और हैं आप मरी ट्राइब से, मरी क्लैन से, जो कि बलोच एक प्राइड है। जी जी। जैसे वो बुक्टी साहब कहते थे, हम 4000 साल से बलोच है, 1400 साल से मुसलमान है। हाँ। पाकिस्तानी तो अभी 70 साल हुआ, अभी तो हमें पता भी नहीं चला। मेहरगढ़ को 7000 साल हो गए जो बलूचिस्तान का है, तो बलूच की तारीख तो बहुत पुरानी है। बलूच को बोले। फिर जो मरी ट्राइब है हमारा, वो तो चूँकि अरब से आया है, उसका हलब से आया है। फिर बलोच का भी बहुत सी ट्राइब ऐसे हैं, बहुत से ट्राइब यहाँ मकामी है। नो डाउट कि मेरा आबा अजदाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और मुझे जो मोहब्बत, जो चीज़ मुझे सिंध ने दिया है, शायद क्योंकि सिंध में सबसे बड़ी कौम सिंधियों के बाद जो दूसरा कौम है वो बलोच, और हम अपने आप को सिंधी कहते हैं और बलोच भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। ये तो एक पहचान है, हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान तो ये है। ये समझने की बात है। बलूचिस्तान में नो डाउट कि हमने काफ़ी सारा काम किया है, और बलूचिस्तान के बदकिस्मती भी कहें कि या किस्मत का अपने हमारी कोताहियाँ कहें, बलूचिस्तान में काफ़ी सारे इशूज़ हैं कि हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। और मसला नंबर 1, बलूचिस्तान का मसला नंबर 1, सबसे मसला नंबर 1 जो है बलूचिस्तान का, वो अवेयरनेस की कमी है। किसकी वजह से कमी है? उसमें हम सब जिम्मेदार हैं।
सरदार जिम्मेदार हैं, हुकूमत जिम्मेदार है, बलोची गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इंटेंशनली लोगों को नहीं एजुकेशन या तालीम या अवेयरनेस दी जाती या बाय उसकी गलती की वजह से? अगर हम पीछे से अगर शुरुआत करें बलूचिस्तान की हिस्ट्री से, मैं खुद बलूचिस्तान में चूँकि ज़्यादा इनिशियल लेवल से लेकर चीज़ों को देखता हूँ, मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक़ है और मैं देखता हूँ हम गलती कहाँ कर रहे हैं। पहला गलती अब नेब की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान से पंजाबी टीचरों को निकाला गया, वो बलूचिस्तान की तबाही का पहले इब्तिदा था। ये उस वाक़े से पहले है जो डेरा बुगटी में हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा खातून उससे कम से 20-25 साल पहले सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब वज़ीर आला थे और फिर बलूचिस्तान में फैसला किया गया कि लोकल टीचर्स को भर्ती है। मैं कहता हूँ एजुकेशन और अवेयरनेस वो वाहिद चीज़ है कि इंसान और जानदार में फ़र्क करता है। अगर 77,000 मखलूक़ात दुनिया में हैं, इंसान भी उसमें से एक मखलूक है। सिर्फ इसमें क्वालिटी ये है कि अवेयरनेस है। अब आप अगर 60,000 भी कहते तो मैं आपको चैलेंज तो कर नहीं सकता, ये मेरी नॉलेज ही नहीं है, चले 77,000 हो गए। तो उसमें यह है कि इंसान को अब आज भी अगर आप अवेयरनेस की बात करें, अगर बलोच में अवेयरनेस आ जाए और वो अपनी चीज़ों को समझ जाए, कैसे आएगी? उसका पहला सोल्यूशन साथ साथ बताने हैं। एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट देखे, छोटी सी चीज़ अगर आज कोई चेंज करना चाहे, मैं छोटी सी बात दूं, हमारे एक दोस्त हैं जो जिनकी आपके तवस्सुत से मैं मिला, अलाउद्दीन मरी साहब आपके CMB PDM में रह चुके हैं, उनके तवस्सुत से सरफराज बुगटी साहब से मुलाकात होती है, काकड़ साहब से होती है, मैंने माफ़ी भी मांगनी है, उसकी भी तारीखी एक लंदन की कहानी है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या ये चाहते नहीं कि तालीम दी जाए या कोई और वजह? सर जी, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपने मुआशरे को, अपने इलाके को चेंज करना शुरू कर दे, आप छोटी सी चीज़ देखें, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी डिस्ट्रिक्ट की हालत आप आज भी देखें। वो तो उच्च और डेरा मुराद जमाली डेरा जाफराबाद, जो कि मेरा बाय बर्थ जाफराबाद ज़फ़रुल्लाह अपना सरफराज बुगटी साहब ने काम शुरू कर दिया। इसका एक इलाका है बेकड़, जो कि आपने नाम भी नहीं सुना। मैंने अमेरिका का गाना सुना, मामा मामा बेकड़। ठीक है, तो बेकड़ के इलाके को अगर बेकड़ उसका इससे क्या मतलब होता है? वो इलाके का नाम है उसका। अब वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बना रहा है कादराबाद अपने वालिद साहब के नाम पे। उसको जो उसने बनाया है, अभी जो रिसेंटली उसकी वीडियोस देखे तो आपको गया ये पाकिस्तान के किसी शहर का वीडियो है ही नहीं, उस पहाड़ों में। अगर इस तरह करके जैसे एक CM ने अपना इलाका बनाया, अगर हर साल का बजट एक एक ज़िले को बना दिया जाए तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का एक एक कोना बन जाए। मुशर्रफ साहब के दौर में जितनी बजट दी गई, आज तक उसका कोई हिसाब तो ये मुझे बताएं, मैं अगर बलोच हूँ और मैं अवेयरनेस रखता हूँ, तो जब मेरे बड़ों को पैसा दिया जाता है, फ़ंड दिया जाता है, डेवलपमेंटल फ़ंड दिया जाता है, तो मेरा राइट नहीं कि मैं सवाल पूछूं? क्या सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है? सवाल पूछने वाले को गायब या चुप करा दिया जाता है? नहीं, वहाँ सवाल करने सबसे बड़ा जुर्म है। और कोई सवाल बलूचिस्तान के थोड़ा सा देखें, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक क्राइटेरिया है। अब कोल्लू है, वो सिर्फ थोड़ा सा हमें बलूचिस्तान का सिस्टम समझाएं। बलोच बुजुर्ग कौन थे, जब ट्राइब्स कहाँ है, सिलसिला क्या है? बलूचिस्तान की नस्ल की अगर बलूच की बात की जाए तो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है, लेकिन असल हम डॉक्टर शाह मोहम्मद ने भी एक डिस्ट्रिक्ट में कहा था कि बलूच अक्सर अपने वो शायरो शायरी से बुनियाद है कि हम हलब से आए। जो मैंने मुख्तलिफ किताबों अपनी हिस्ट्री की है कि बलूच हज़रत अमीर हमज़ा की नस्ल से हैं। मुझे किसी एक दोस्त था, वो भी खुश्क बलोच है, उसने मुझे एक रात को फ़ोन किया। खुश्क बलोच क्या मतलब है? कौम का कौम है। अच्छा। उसने कहा यार मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, हज़रत अमीर हमज़ा की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जो है खालाजाद भाई भी थे, चचा भी थे और दूध पीते, मतलब एक दूसरे की वालदा की दूध भी पिया। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मेरे ख्याल से कोई 53 साल था जब जंग ओहद हुआ, 50 से ऊपर। तो उसके 4 बच्चियाँ थी और हज़रत हमज़ा की नस्ल कैसे नहीं हो सकता? मेरी अपनी हिस्ट्री, अपनी जो रिसर्च है, जो कि मेरा एजुकेशन और रिसर्च थोड़ा सा एक शौक़ है, कि बलोच हलब से आया है और बलोच की जो माइग्रेशन शुरू हुआ हज़रत इमाम हुसैन के वक्त से, फिर जब शाम से हलब से, फिर इसी तरह बलोच माइग्रेट करते करते वाक़या करबला हुआ तो जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे निकल गए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बलोच का जो सबसे आखिरी सरदार जमाल खान है, जिससे 5 उसकी कौमें कोराई हो, तो जो कौमें आए, उसके बाद बलोचों ने इस बेल्ट में, जिसमें अभी आज हम कराची की बात करें, गवादर से लेकर केटी बंदर तक एक किताब है बलोचान सिंध के नाम से, तो बलोचों ने यहाँ पे 800 साल हुकूमत भी की है। ये बताइए कि इसका मतलब जो माइग्रेशन हुई होगी तो बलूचिस्तान या बलोच ईरान में भी इनका फुटप्रिंट होगा, और पीछे जाएं तो फिर अरेबियन GCC में भी होगा। तो क्या ये इरानियन भी जो हैं, जो हमारी फ्री मूवमेंट है, ये बलोच हैं या इरानियंस हैं? आज भी आपके ओमान में सबसे बड़ी आबादी बलोच की है। ओके।
सऊदी अरब में बलोची को सबसे बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है। यूएई में बहुत सारे UAE में बलोची बलोची हैं। राइट। ईरान का एक पूरा सूबा बलोच है, Right. बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा बलोच है, अफगानिस्तान का एक सूबा बलोच है, फिर कुर्द बलोची आपका जो तुर्किस्तान के साथ कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान जो बिल्कुल ठीक है, है। आज कुर्दों में आप अली अहमद कुर्द साहब मशहूर शख्सियत है, कुर्द बलोच है, बाकायदा बलोची बात ही बलोची करते हैं। उनका जो बलोची वो सलमानी बलोची, जैसे मरी बुगटी आपका महंगा अपना सॉरी मगसी खोसा, जो कुछ हमारे बलोचों की मुख्तलिफ ज़बानें हैं। मकरान बेल्ट की अपनी ज़बानें, जो हमारे सलमान बलोची मज़ारी है आपका, जो दूसरे कौम हैं जिनके जिसको हम सलमानी बलोची में बात करते हैं। अच्छा, मेरा अब अगला सवाल, मैं ठीक हो गया। आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड, मैं जब आपसे सवाल करता हूँ आपकी नॉलेज इज सो ओवर। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े सरदार हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आप जैसे बहुत सारे भाई हैं। आप इनके घर जाते हैं, इन्होंने ज़मीन पर दस्तरखान लगाया होता है, इनके गार्ड होते हैं, नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो इस सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ट्राइबल सिस्टम हम कहते हैं, लेकिन आपस में यूनानी, और जिसके लिए एक आदमी के साथ 10 बंदा खड़ा होता है वो उसके लिए गोली खाने को तैयार होता है। तो ये इंटेंशनली अपने लोगों तक तरक्की नहीं दे पाते, बाय मिस्टेक नहीं दे पाते। देखें ना, मेरे एक दोस्त है मुकरम जहरी, आप भी जानते हैं, वो बोस्निया में सेल्फ एग्जाइल में, मतलब अपने आप से नाराज़ हैं। वो मुझे बताते थे कि वहाँ पे ऐसे भी इलाके हैं, जहांगीर भी, कि सबसे बड़ा सूबा है हमारा इलाके के हिसाब से, वहाँ प्रेग्नेंट औरत को जब डिलीवरी करनी होती है तो वो किलोमीटर्स पहले वॉक करती है, फिर किसी सड़क पे पहुँचती है, वहाँ पे उसकी किस्मत अच्छी है, अगर कोई रक्षा बस गाड़ी मिलती है, वो किसी अस्पताल तक पहुँचती है, या तो वो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता है, या अल्लाह माफ़ करे वो कैजुअलिटी हो जाती है। ये ऐसा होता है। इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान बहुत बैकवर्ड इलाका है, 47% पाकिस्तान का है, और इतना बड़ा एरिया में आबादी कोई आपका समझो हैदराबाद जितना भी नहीं है। राइट। ठीक है। और दूसरी बड़ी पॉपुलेशन कितनी है हमारी बलूचिस्तान मेरे ख्याल 7 मिलियन, 70 के लाख, करीब, ओके। 70 लाख के करीब है। दूसरा, हम एक शुरू में बात कर रहे थे, बलूचिस्तान में हर कौम का अपना ज़िला है। अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कोलू है, मेरा सरदार है, मेरा कौम है, मैं अपने मेरे जो भी बजट मेरे ज़िले में यूज़, अगर मेरे वो मिसयूज़ हो गया तो मैं अपने बड़े से सवाल नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे डेरा बुगटी आउट है, ऑफ बुगटी रिस्पेक्ट, का आउट ऑफ रिस्पेक्ट, डेरा बुगटी या है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही कहें, या उसके तब वो इतना चलता नहीं है उसको सवाल कर सके अपने किसी बड़े से, एक आम खास बंदा। या डेरा बुगटी है, वो बुगटी का है, झलमक्सी है तो मक्सी का है, खुशदार है तो मेघल, हर कौम का अपना ज़िला है। वहाँ ज़मीनें भी उस कौम की हैं, आबादी भी उस कौम की है, ठीक है। दूसरे कौम का वहाँ पे होल्ड नहीं है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार, मेरा सरदार 6 महीने के लिए मिनिस्टर या 2-5 साल के लिए बने, इससे पहले तो नहीं था, उस सरदार ने भी नहीं किया तो मेरे ने नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ा? ये कोलू का बैल क्या है? वैसे पहले आपने मुझे कोलू बोला तो वो ये रिलेटेड है? कोलू हमारा एक जिला है, कोलू का बैल तो वो जो है घूमता रहता है उसको कोलू हमारा एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, एजेंसी है। और तो वो इसलिए कहते हैं कि वो लोगों को खुदा ना खास्ता हमें खोपा बांध देते हैं कि बस एक काम। बलूचिस्तान के हवाले से नहीं कि देखो, कोलू डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हमारा ज़िला कहान, वहाँ मरी का ट्राइब के साथ अंग्रेज़ की सबसे 3 किताबें लाला हतूराम ने रखा, डिफेंस ऑफ कहान है, और मरियों की जंगी अंग्रेज़ों ने किताबें लिखी हैं, और मरियों ने अंग्रेज़ को अपने इलाके में होल्ड नहीं आने दिया, बड़ी फाइट हुई है। तो कोलू एजेंसी था, उसका नाम अंग्रेज़ ने वो आज से मैं आपका नाम रख रहा हूँ जहांगीरोपीडिया, जहांगीर एनसाइक्लोपीडिया, जहांगीरोपीडिया। अच्छा नहीं, अभी ठहरें। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे इस सूबे को अनगिनत नेमतों से नवाजा हुआ है, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, चाहे वो मादनियात हैं, चाहे वो सोना है, चाहे वो तांबा है। और तांबा तो हम निकाल के कितनी दिहाइयों से चाइना वाले लेकर जा रहे हैं बाहर। फिर हम सुनते हैं रिकोडेक आता है, फिर हमारे कुछ भाई जिसको हम कहते हैं जो हमसे शायद नाराज़ हो गए हुए हैं, जो बंदूकें लेके निकल कर आ गए हुए हैं। तो ये सूबा इंटेंशनली नहीं डेवलप हो पा रहा। कोई हमारी जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, जैसे एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान से हमारे मसाइल हैं, वो नहीं चाहता बलूचिस्तान। वजह क्या है? हम अपने ही घर पे आप सबसे पहले तो ये हमारे आइन का मसला है, जो वहाँ से मदनियात निकलते हैं वो फेडरल के हवाले होते हैं सूबे। मगर 18वीं अमेंडमेंट के बाद अब इससे पहले 18वीं अमेंडमेंट, अभी उसमें भी मैं 18वीं अमेंडमेंट में जिस बंदे ने कोशिश की है, मैं ख्याल उसको उसका सारा क्रेडिट जरदारी साहब को बिल्कुल ठीक है, एग्री से बड़ा किया। 18वें तरमीम के बाद भी देखो, वहाँ पे बलूचिस्तान की 2 पावर है, एक हुकूमती पावर, एक सरदारी पावर। ठीक। अगर आप दोनों एक को दोगे तब भी कोई सवाल नहीं कर सकता। ठीक। अगर सरदार के पास सारा पावर है, कोई सवाल नहीं कर सकता। और हुकूमत को दोगे तो हुकूमत में भी आज भी 90% मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो अपने इलाके के बड़े हैं। लेकिन हुकूमत के बारे में तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान को फौज चलाती है, क्या ये सच है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे इल्म में बलूचिस्तान में मैंने हुकूमत नहीं की। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, कोई बात। इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर हुकूमत, तो पाकिस्तान की हुकूमत को कौन चला रहा है?
पाकिस्तान अल्लाह ताला। वही हाँ, आपके सवाल लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते रखे हैं जिनके बारे में हम पहले कहा करते हैं फरिश्ते होते हैं जो हर काम करते हैं। बस जो अब जो पाकिस्तान लेकिन का है, चलें, अच्छा नहीं, अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सवाल कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ फौज चला रही है, लेकिन फौज भी तो हम में से है। आपका बेटा है, मेरा भाई है, किसी का बाप है, किसी, तो वो उनको भी मुल्क से उतना ही प्यार है जितना आपको। मैं हमेशा अपने फौजी भाइयों को कहता हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमसे बेहतर हैं, आपकी समझदारी में कोई दो राय नहीं है। आपका प्रॉब्लम एक है, आप आते हैं, आप एक साल काम समझते हैं, दूसरे साल आप करना चाहते हैं, तीसरे साल जब करने का टाइम होता है आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है और फिर दोबारा सिरे से काम शुरू जो हो बाकी लोग कर रहे हैं, जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल हर ज़िले का अपनी फौज आ रहा है, नो डाउट। MNMP तो हर ज़िले का अपने इलाके का मकामी है, तो वो अपने काम करे, वो अपने काम करे, नहीं करता वो। नहीं करता कोई, आपके सामने है। हाँ, हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में जमहूरियत होता है। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आप मुझे बता दो, मुझे एक पुराना किसी MP साहब की बात बड़ा अच्छा लगा। उससे जब सवाल किया गया कि आपने ये क्यों किया, तो उसने कहा जी ये तो बिज़नेस है, मैं आया था इस काम के लिए। अब एक MPA का आज इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कहते हैं 50 करोड़ खर्च कर सकता है। अब आप कर सकता है। अच्छा, ये आई एम सॉरी, 50 करोड़ है समथिंग, इसका वो रखा हुआ कि इतना करोड़ तक वो खर्च कर सकता है। तो वो आएगा सबसे पहले तो वसूली करेगा। तो मुझे ये बता दो, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो पहले 5 करोड़ रुपये लगाता हूँ, तो उसको बोलता हूँ इतना करना है, मैंने वापस लेना है। जो बंदा इतना पैसा लगाकर MP MNA बन रहा है, जाकिर भाई 50 करोड़ की लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हमको नाक से कोई बाल निकाल के। अल्लाह थोड़ा कम, मेरे इन्फॉर्मेशन में 5 करोड़ भी कोई आसान काम तो नहीं सर है वो यार। लगाते हैं ना, आपके सामने खर्च करते हैं, वो जब खर्च करके आएगा तो वसूली उसको कोई फैक्ट्री करेगा। तो कोई नहीं है। हाँ। आप मुझे बताओ जितने आपके जो अच्छा, वापस आते हैं, छोड़ें लोगों को, छोड़ दें, हम अपने वसाइल पर आ रहे हैं। हमारे, अगर आपको मौका दिया जाए, बिकॉज मुझे पता है कि अल्लाह, हम आपके बारे में मजाक करते हैं कि शुक्र है जहांगीर अमेरिका से नहीं पढ़कर आए हुए, क्योंकि अगर वो आते तो डोनाल्ड ट्रंप उनका शागिर्द होता। अगर आपको हुकूमत और वसाइल दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बलूचिस्तान के हालात नहीं ठीक करने, आपने बलूचिस्तान में अल्लाह सुब्हान तआला की दी हुई नेमतों को निकाल के पाकिस्तान को ग्रो करना है, तो आप स्केल ऑफ 1 to 5 क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी? मैंने आपसे एक बात कहा कि सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस और हुनर। हम जब यहाँ CPEX आए थे सिंध में 2016 में, मेरा टीम बैठा हुआ है, तो हमने देखा कि यार सिंध के बहुत से नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे। राइट। हमने रिसर्च की कि यार ये क्यों नहीं मिल रहा, तो वहाँ जब पता चला जी जो चाइनीज़ लैंग्वेज जानता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे जनरल मैनेजर, चाइनीज़ लैंग्वेज जानेगा, तो उसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से अप्रोच किया। आपको सॉरी कॉफ़ी मंगवा के नहीं थैंक यू, ये नहीं ज़रूरी यार, भाई को कॉफ़ी पिला दो यार। कैपुचिनो। सॉरी, हाँ कैपुचिनो। तो हमने फिर सिंध गवर्नमेंट साथ बैठ के डिस्कस किया, और उसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों को, उन्होंने मेरी बात को फ़ौरन माना। 2600 नौजवान सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से हमने, आपने एक चाइनीज इंस्टीट्यूट बनाया, चाइनीज इंस्टीट्यूट सिंध के 26 शहरों में। आपने इसको बलूचिस्तान के हिसाब से जवाब देना मुझे। रीज़न मैं वही आपसे आ रहा हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया था कि आपको मिला दिया जाए तो क्या है। हमने बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज, लेकिन जहांगीर भी, सॉरी मैं आपको काट, क्या हमें बलूचिस्तान डेवलप करने के लिए चाइना की जरूरत पड़ेगी और नहीं, फिर चाइना के साथ चाइनीज जबान? मेरे अगर सवाल का जवाब मिल जाए प्लीज प्लीज प्लीज। हमने चाइनीज लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया, Right. तो बच्चों को फौरन बगैर किसी सिफारिश के हर जगह पे जॉब मिलना शुरू हो गया। माशाल्लाह। मेरा मकसद है कि आप एजुकेशन और स्किल्स दे दें और उसके बाद लोग खुद ब खुद खड़े हो जाए। फिर एक सवाल आपसे दोबारा, गवादर की डेवलपमेंट भी हो सकती थी अगर आपका फॉर्मूला लगाया जाता, बिकॉज चाइनीज़ ग्राउंड पे आ गए हुए थे। उसके बावजूद चाइनीज़, वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिन्होंने जाके गवादर पोर्ट घेर लिया, हड़तालें की, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई, बड़ा सैड वाक़यात होते रहे। उनको कोई ये बताने वाला नहीं था कि यार काम करने के लिए पहले स्किल सीखो या ज़बान सीखो, और बजाय लड़ने के आके अपनी अर्जी दो और काम ले लो। सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हम क्यों लोगों को अवेयरनेस दें। आज अवेयरनेस देंगे मतलब हमारे गिरबान कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज़ का कोई बेनिफिशियरी है। पहला काम हो गया ज़बान सीखी जाए, दूसरा काम, ज़बान नहीं, हुनर, कोई भी स्किल नहीं ज़बान सीखें ताकि आपको पहले ये भी स्किल है, ताकि आपको पता चले कि जहांगीर साहब की ज़रूरत क्या है, फिर उस ज़रूरत के लिए आप अपना स्किल सीख लें। स्किल सीख लें। अच्छा, नंबर 2, मैंने आपसे ज़बान की नंबर 2 बात की है कि मैं स्किल की भी आज मुखालिफ हूँ। अगर मुझे आज पाकिस्तान में हुकूमत नहीं करना चाहता, ना किसी हुकूमत इदारे में हूँ, बिल्कुल ऐसे वॉलंटरी जितने इदारों में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हूँ, ये वॉलंटियरली, अच्छा ठीक, प्राइवेट इदारा, और वो मैं देखता हूँ आप ही खर्चा कर रहे होते हैं सारा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट में जो हमारे चैम्बर में पोस्टें गवर्नमेंट ने दी होती है वो हमारा वॉलंटरी है। ठीक। मैं आज कहता हूँ अगर हुकूमत मुझे मिले, जो कि मैंने कहा मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ का,
मैं स्किल के भी खिलाफ हूँ। दुनिया टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आज वर्ल्ड बैंक हमें पैसा दे रहा है, लोगों को हुनर सिखाओ, बिजली मीटर मैकेनिक सिखाओ, जो वो हमें टेक्नोलॉजी की नहीं दे रहा है, Correct. ऐप सिखाओ। Correct. यूरोपीय यूनियन हमें ठीक ठाक फंडिंग कर रहा है, ठीक। इसमें बहुत से इदारे बैठ के उस पर कर रहा है कि आप लोगों को हुनर सिखाओ, लेकिन जाकिर भाई यहाँ तो टेक्नोलॉजी नहीं। पॉलिसी वालों को चाहिए ना कि वो बोलें जी आप पैसे दे, हम इसको यहाँ, उनका तो कसूर नहीं है। नहीं, वो आपको नहीं देंगे पैसे उसमें। अच्छा ओके, वो आपको पैसा देंगे स्किल पे कि हम अगर एक कंप्यूटर बना रहे हैं, उस कंप्यूटर का तार और बोर्ड आपने, ताकि आप कंप्यूटर हम मैकेनिक बनाएं। रहें, मिस्त्री आप रहें, वो टेक्नोलॉजी। अच्छा चले, इसका मतलब वो पहला काम आपको ज़बान आनी चाहिए, दूसरा काम आपको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस मुस्तकबिल के हवाले से, 2 चीज़ें होंगी, बाकी 3 चीज़ें। क्योंकि ये अगर जब तक आपने ये सीख लिया, तीसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो पावर्स हैं, जो जॉब्स हैं, चीज़ सबसे बड़ी बलूचिस्तान के तो इशू आपको पता है, एक पिछले दिन वो सेक्रेटरी खजाना पकड़ा गया और उसके घरों में कितने अरबों रुपए निकले। चले वो पैसा सबसे तो बड़ी बात तो थी। करप्शन के पैसे को जो है, जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, नो डाउट कि कितने फंड मिल रहे हैं बलूचिस्तान के, लेकिन आगे जा रहे भाई, हैं। पैसा अगर जब- उसको जिस तरह अभी बेकड़ में एक दफ़ा भी सही इस्तेमाल किया जाए, हाँ, तो फोकस करके प्लानिंग करके, हम में सबसे बड़ी चीज़ है, दुनिया में हर जगह पे प्लानिंग की जाती है। हम में तो यूएनडीपी की तो प्लानिंग की, दूसरे मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं, पर वो प्लानिंग हमें आज तक अप्रूव, वो मुकम्मल नहीं होता है। एक काम को हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो हुकूमत चलेगी, सेक्रेटरी चलेगी, कुछ भी चलेगा, दूसरे नहीं लेकिन जैसे एक मिनट, आपने एक बात की, मैं उसको पूरा करना। आपने कहा सेक्रेटरी खजाना साहब के घर से अरबों रुपए निकल आया। कोई बंदा बैंक से कैश निकाल के तो घर पे नहीं रख सकता। PC1 बनता होगा, बजट एलोकेट होता होगा, फाइनेंस निकलता होगा, वो पैसे घर जाते होंगे। PC1 किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होता होगा, वो प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट देता होगा, उस डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी होता होगा, मिनिस्टर होता होगा, MP MNA हो। तो इतना आसानी से उन्होंने पैसे निकाले, वो घर लेके के, या सारों में भंडारा होता है? सारा भंडारा होता है। ये तो पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इसमें आपके इतने चीज़ बजट रखी जाएगी, उसका इतना रखा जाएगा। मगर भाई ये सिर्फ बलूचिस्तान में देखे, ये बलोच भाइयों के साथ जाती है, वहाँ तो नहीं, और जगहों पे भी होता होगा। वो चूंकि लोग कम हैं और वो फौरन नज़र में आ जाते हैं, बात हो जाती है। सबसे बड़ी जो अवेयरनेस की कमी है वहाँ पे। मैं जहांगीर भाई को यहाँ पर टोक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे एक बहुत मुअज़्ज़ज़ प्यारे, मैं अनफॉर्चुनेटली ना, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मगर मैं उसमें भाईचारा ऐड कर लेता हूँ। थैंक्स टू जहांगीर भाई, इन्होंने अपने जैसे प्यार करने वाले कुछ लोगों से मिलवाया। उनमें से एक भाई से मुलाकात से पहले मुझे हरगिज़ नहीं पता था कि किससे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। वो भी, उन्होंने भी जहांगीर की तरह मुझे भाई बना लिया, आज भी वैसे प्यार करते हैं। मुझे उस मुलाकात के 15 मिनट बाद पता चला कि वो जो भाई हैं हमारे, ही वॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट, और ये वाहिद उन लोगों में से जिन्होंने अपनी इंटरिम गवर्नेंस में अपने सूबे में जितनी तब्दीली ला सकते थे लाने की कोशिश की। एंड नॉट ओनली दैट, इसलिए नहीं कि मेरे मुंह पे बैठे हुए मेरे भाई हैं, हमारे भाई हैं अलाउद्दीन मरी, मगर इसलिए कि आज भी जब इनको पता चलता है कि बलूचिस्तान के लिए, किसी बलोच के लिए कोई काम हो सकता है, आप इनको रात 3 बजे फ़ोन करने, वैसे सोते सुबह 6 बजे हैं, लेकिन 3 बजे फ़ोन कर लें, ही इज़ अवेलेबल। मैंने और जहांगीर ने बायोमास के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, वो हम गुफ्तगू बाद में करें। अलाउद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाईजान, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और स्पेशली जब भी आप बलूचिस्तान पे हमें बुलाएंगे, अभी भी आपने रात 3 बजे कम कह दिया है, सुबह 6 बजे भी हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह सर। लेकिन फिर आप सो जाएंगे आगे, क्योंकि वो आपके सोने का टाइम होना। नहीं इंशाल्लाह सर। जहांगीर भाई, आप अलाउद्दीन भाई, आपके आने से पहले मैंने जहांगीर से एक सवाल किया। मैंने कहा बलूचिस्तान के जो 5 टॉप प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, आपकी लिस्ट क्या है 1 to 5? सर मैं अगर 1 to 5 में नंबर 1 को दूँ ना सर, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी, मेरिट का जो इस्तेहसाल है, मुझे ये नंबर 1 पे लग रहा है। अच्छा, देखिए बेरोज़गारी इन अ सेंस मेरिट नहीं हो रहा है ना सर, जो मेरिट पे लोग आ रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनके ताल्लुकात हैं उनको नौकरी मिल रही है, तो मेरिट का वायलेशन हो रहा है। बेरोज़गारी अरूज पे है पूरी दुनिया में। अच्छा, सिक्योरिटी जो बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के हालात हैं या सिक्योरिटी के जो इश्यूज चल रहे हैं, वो लिंक्ड है बेरोज़गारी के साथ। करेक्ट। जहाँ दुनिया में आपको बेरोज़गारी नज़र आएगी, वहाँ बदअमनी नज़र आएगी। ऐसी है। इवन देन कराची में आप देखें, जब भी यहाँ पे इकोनॉमी की हालत कमज़ोर होती है, आप रोडों पे स्नैचिंग देख लेते हैं, आप मोबाइलों को सिग्नलों पे लूटा हुआ देखते हैं, तो ये एक लिंक इशू है। नंबर 3 में बेरोज़गारी, सॉरी मैं साथ से क्लियर करता जाऊँ, बेरोज़गारी में अलाउद्दीन भाई वजह तालीम का इशू है, अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं है, या कोई पॉलिटिकल मसला है? सर मैं तो इसको कहता हूँ इन अ सेंस कि लोगों में विल नहीं है हमारे काम करने की। बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारे सियासी सेटअप के लोग हों, या सो कॉल्ड के लोग कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है, तो तवज्जो क्यों दे?
अली भाई, आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया तो मैं यहाँ हूँ, करेक्ट, मैं खुद से नहीं आ सकता। ऐसे बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं नहीं, आप नहीं चाहें तो मैं यहाँ आ नहीं सकूंगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा आपके चैनल पे। तो इसी तरह हमारे बलूचिस्तान के लोग अगर फेडरल को अपने जीनियन मसाइल नहीं बताएंगे, उनका अल उनसे नहीं मांगेंगे, उनको ऑप्शंस नहीं देंगे, सही रिसर्च के साथ वहाँ जाके बात नहीं करेंगे, तो वो मसले हल भी नहीं होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें लिंक हुई। कैपेबिलिटी, देखें अपॉर्चुनिटीज़ पे आप कभी ना बलूचिस्तान पे बात कीजिएगा। वहाँ तो मेरे रब ने जो फजल रखा है हमारे बलूचिस्तान पे, वो तो आप पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को दी है। टॉक अबाउट दैट आल्सो। फजले रबी भी बहुत था, अभी आपके आने से पहले बात ऐसे दुनिया में तो अब सबसे उसको आप यूटिलाइज ना करें, उसको आप एक्सप्लोर ना करें, उससे फ़ायदे ना लें और कल के दिन ब्लेम करें कि जी बलूचिस्तान में है कुछ नहीं। तो है तो बहुत कुछ, बट ज़रूरत इस बात की है। अगेन एजुकेशन देखें, पढ़ना लिखना इज़ समथिंग एल्स, टेक्निकल एजुकेशन इज़ समथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक। आज मैं पढ़ के PhD कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे एक ख़ास स्कोप के अंदर तो Academia। मालूम है, लेकिन मैं इन फील्ड किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसके लिए मुझे कोई सलाहियत नहीं होगी। तो स्किल्ड की बहुत कमी है। सोल्यूशन देते जाएं। आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्लीज हाईलाइट अ सोल्यूशन सो दैट एनीबॉडी हु लिसन्स टू यू। अलाउद्दीन भाई, हम चाहते हैं कि वो फिर जब आपसे या जहांगीर से कनेक्ट करें तो वो क्या आपने कहा था, हम हाजिर हैं। ब्रदर देखिए अली भाई, बात ये है सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होती हैं। जी। कभी अगर मैं आज बताऊं कि मैं बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता हूं, वो तो लॉन्ग टर्म, तो एक कम से कम 10-20 साल का एक अरसा चाहिए। आज अगर पंजाब की इंडस्ट्री देखेंगे कराची की, वो ओवर द नाइट नहीं बनी, उसमें डेकेड्स की मेहनत शामिल है लोगों की, तब जाके हुई है। तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगना है। मैं मसाइल को गिनाते हुए तो मैं सुबह तक यहाँ आपका प्रोग्राम फुल कर सकता हूँ मसाइल पे। अब अल के ऊपर आते हैं सर, शॉर्ट टर्म में आपके पास 2 अल्लाह ने आपको बॉर्डर्स दिए हैं, अफगानिस्तान एंड ईरान, जिनके ऊपर वहाँ के लोग सेल्फ मेड तरीके से ट्रेड करते हैं। जिसको इधर अनफॉर्चुनेटली किसी को स्मगलिंग का नाम दिया जाता है, कभी आप उसको क्या कहते हैं, कभी क्या, मैं इसको कहता हूँ सेल्फ जनरेशन रोजगार, जो लोग खुद अपने लिए चूज करके कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ सॉरी, और अगर खुदा ना खास्ता आप उसको रोक दें तो आप कितने लोगों को तो बेरोजगार तो रोका हुआ है ना सर, गुज़श्ता 1-2 सालों से जो रोका हुआ है, उसके बाद आप बदमनी की लहर को तो चेक करें। मैं अगर इस बात को मैथमेटिक्स के जरिए देखता हूँ, तो अगर आप 1000 अरब रुपए फ़र्ज़ करें साल में इस बॉर्डर स्मगलिंग की वजह से रोक रहे हैं, तो शायद 1500 अरब रुपए आप सिक्योरिटी पे खर्च कर। कैन दिस बी रेगुलराइज्ड? बहुत सारे हैं। देखिए मेरी ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात हुई, राइट। उन्होंने मुझे बताया कि ईरान और तुर्की के दरमियान 21 अरब से लेकर 25 अरब डॉलर तक जो फ्लैक्चुएट होती है, ट्रेड है, इसी तरह की ट्रेड है, बाकायदा ट्रेड हो रही है। अब वहाँ पे FATF कहाँ है, वहाँ पे अमेरिकन सैंक्शंस कहाँ हैं, वहाँ क्यों कोई नहीं बात कर रहा है? इसलिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। दिस इज द पॉइंट। फिर अगेन देखिए US के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, पूरी दुनिया में गिव एंड टेक होते हैं। आज आप सुन रहे हैं कि इंडिया के ऊपर अमेरिका ने बड़ा जोर डाला हुआ है कि आप रशिया का तेल ना लें। बिल्कुल, ठीक है सर, इतने साल तो लिया जा रहा था, उसके ऊपर सैंक्शंस थे, फिर भी लिया जा रहा था। वाई नॉट हम अमेरिका को कन्वेंस कर सकते हैं, अमेरिका को, कि सर ये हमारे लोगों की ज़रूरत है। ईरान से गैस आने दो। यहाँ देखिए, दिस इज़ द पॉइंट। देखिए जरदारी साहब, लोग कुछ भी कहें, मैं किसी पार्टी की ना तारीफ कभी करता हूँ ना क्रिटिसिज्म। जिसने काम किया है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए ये एग्रीमेंट हुआ है, पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक मौजूद है। सबसे बड़ा काम तो 18th अमेंडमेंट था सर। बहरहाल उसके अंदर भी कुछ इश्यूज हैं। देखिए अगेन हम अब एक स्विच ना हो जाएं, नहीं, एक लफ्ज़ के अंदर मैं बताता हूं आपको। 18 अमेंडमेंट आपको दी गई स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यस, उसके बाद आपको बताया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी इतना ही मजबूत करें, यूनियंस को भी करें। उनको आपने किया नहीं, एक चीज का फायदा लिया, दूसरी जगह आपने सबलेट नहीं किया वो फायदा। जरदारी साहब और सर जरदारी साहब ने आपके ईरान गैस पाइपलाइन को बॉर्डर तक लाके खड़ा कर दिया। आज जिधर मैं और आप बैठे हैं, आज इसको इजाजत मिल जाए। आज देखें मेरी इंडस्ट्री किस चीज पे रो रही है, आसमान पे गैस क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की प्राइस ऐसे ही है, हमें पूरे रीजन में मार रही है। आज आप ईरान से गैस पाइपलाइन एंटर करें, हम उससे बिजली भी बनाना शुरू करें, हमें डायरेक्टली 20 रुपीज पर यूनिट नीचे आ जाएगा, हम वाइबल हो जाएंगे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट्स के लिए। 20 से भी कम आएगा। तो आप पाइपलाइन इस पे बात करने की जरूरत है। लास्ट ईयर्स में आपने देखा कि चाबार के ऊपर 400 अरब डॉलर की इंडियन इन्वेस्टमेंट कबूल कर ली गई, पोर्ट फंक्शनल हो गया, प्रोजेक्ट लग गए। कहाँ है अमेरिकन सैंक्शन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये सवाल है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी है,
लैक ऑफ डिप्लोमेसी है ना सर, हम मुतमईन नहीं कर पाते हैं इस फोरम्स पे जाके, हम बड़े छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं। जो हमारे जीनियन है, स्पेशली जो मैं रोना मेरा है कि बलूचिस्तान को हम प्रायोरिटी क्यों नहीं रखते हैं। अगर ये मसला हल होगा तो बलूचिस्तान को फायदा होगा, बलूचिस्तान के पाकिस्तान को फायदा होगा। तो पाकिस्तान इस चीज़ को समझे ना, हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे। वेयर इज द गैप? इशू ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारे रिसोर्सेज को तो अपना मानती है, हमें अपना नहीं मानती है। लेकिन 7 मिलियन लोगों को अपनाने में अगर कोई गैप आ रहा है तो इसमें कम्युनिकेशन तो देखें टॉप से हो रही है और सरदारों से हो रही है, तो फिर मिसिंग लिंक किधर आ रहा है? सरदार कहाँ रह गए हैं सर? अब तो जो इलेक्शन जीत के आए हैं वो भी आपके सामने है। मैं अब दोबारा एक और खट्टा खोल के बैठूं, बहरहाल जो लॉट आई है उस लॉट को तो कम से कम अपने कैपेसिटी में रहते हुए अब आ गए हैं ना सर, असम्बलीज में बैठ गए हैं ना सर, महकमे भी मिल गए हैं, गवर्नमेंट भी मिल गई है, अब परफॉर्म करें ना सर, अब परफॉर्म करें। अब जाए ना फेडरल गवर्नमेंट को बोलें कि हमें गदू नामिदजई की तरह एक एरिया डेवलप करके देना कि जिसके ऊपर टैक्स हॉलीडे हो पूरे पाकिस्तान से। देखिए मैंने अपने हर स्पीच में कहा है मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेकंड फेज़ में चाहिए, फर्स्ट फेज़ में मुझे पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज चाहिए, मुझे अली सलमान चाहिए, मुझे मियाँ जायद चाहिए, मुझे ज़ुबैर तुफ़ैल चाहिए, मुझे SM तनवीर चाहिए, मुझे जो है ना यहाँ के ज़िक्रिया उस्मान जो हमारे पाकिस्तान सारे के विलिंग हैं। तो ये हाँ है ना सर, इनके लिए आप माहौल ऐसा पैदा करें, इनको इतना इंसेंटिव वहाँ पे दें, यहाँ पे अट्रैक्शंस दें, ताकि अगर कोई बायर से भी सोचे कि मैं बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ तो वो चेक करे कि ऑलरेडी कौन सी कंपनियां यहाँ बैठी हैं, क्या काम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तब अगर मैं और आप आज दुबई या किसी भी मुल्क में सोचते हैं पहले हम कुछ R&D तो करते हैं ना सर, जैसे हम कहीं जाने के लिए करते हैं तो लोग भी यहाँ आने के लिए करेंगे। करेक्ट। जब यहाँ पे देखेंगे कि आपके बैंकों का 1% भी कैपिटल बलूचिस्तान में लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं है, कर्जे नहीं दिए गए हैं, इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी आपके पास? ऊपर से आए दिन आप हमारे सिक्योरिटी की खबरें सुनते हैं, आज इस बॉर्डर पे ये मसला हो गया, आज यहाँ पे दहशतगर्दी का हमला हुआ, आज कोयटा कराची का रोड बंद है, आज ये है। तो इस माहौल में आप कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं? पहले तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर्स जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए माहौल इतना खूबसूरत बलूचिस्तान में बनाया जाए ताकि वो आके, अच्छा अगेन उनको उनके लिए भी एक प्रिकॉशंस हैं या एक हिदायत हैं या एक नसीहत है कि वो भी सोलो फ्लाइट ना लें, वो भी बलूचिस्तान के लोगों को साथ लेकर चले ना सर। वहाँ के एक स्टेक होल्डर को अली भाई जहाँ आप साथ लेंगे ना सर, आपकी सिक्योरिटी अंडर टाइम मिनिमाइज हो जाएगी। वजह ये कि उस इलाके के लोगों का स्टेक इन्वॉल्व हो जाएगा। सर मैं अपने ऊपर रख के थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, आई वांट टू शेयर विद पीपल। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एक टेक्सटाइल ग्रुप को नाम लेना मुनासिब नहीं, साथ लेकर गया बलूचिस्तान। थैंक यू वेरी मच आपको आपने बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंगेज किया, आपने उनसे हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट लेके दिया, उन्होंने हमें JV प्रपोज करके दिया, दे वेंट आउट ऑफ द वे टू फैसिलिटेट। काश मेरी जेबें इतनी डीप होती कि वो प्रोजेक्ट मैं अपनी कैपेसिटी पे कर सकता, मगर वो टेक्सटाइल्स ग्रुप आपके सामने है जी, बलूचिस्तान के हालात, हालांकि वो डिफरेंट, मगर उसके बाद आपने फिर ZKB टाइप लोग और दूसरे बड़े लोगों को एंगेज किया। देखें बलूचिस्तान की इंटेंट पे तो कोई डाउट नहीं, मैं एज अ बिजनेसमैन ये चाहता हूँ लोगों को पता चले कि जुबैर तुफैल साहब या जो आपके बाकी दोस्त हैं, यू गो आउट ऑफ द वे टू फैसिलिटेट। और मेरा ख्याल है, एंड लेट्स टॉक अ लिटिल पॉजिटिव, कि अब मेरा ख्याल हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी भी नहीं, मुझे अभी भी डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही है। वजह ये है, देखें आज आउट सब्जेक्ट इस टाइम पूरी दुनिया में रियर अर्थ चल रहा है, मादनियात का चल रहा है, और बलूचिस्तान एक बड़ा रिच सेक्टर वो है, एरिया है इस हवाले से। अब इसमें हम फिर अगेन क्या कर रहे हैं? देखिए हम 5 मिनट के लिए रेकोदिक और सेंदक को छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसकी शायद हमारे पास कैपेबिलिटी भी नहीं है इस लेवल की, लेकिन आज भी हमारे पास छोटे माइन सेक्टर्स के अंदर कोयले के बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, हमारे पास और बहुत सारी ऐसी मादनियात है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है अली भाई, आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, आज तक बलूचिस्तान में माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, जो कि इस दिसंबर में जो अब मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं 2025 में, अभी जाके 5 दिसंबर को गवर्नमेंट ने हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, हज़ारों सवों मीटिंगें करने के बाद, परसुएंस करने के बाद इन्होंने इसको इंडस्ट्री का दर्जा में दे दिया है। अब देखिए जब इंडस्ट्री का दर्जा होगा तभी तो मैं लोन अप्लाई कर सकूंगा ना, तभी तो मैं कोई मशीनरी इंडस्ट्री के नाम पे, देखिए मार्बल एक इंडस्ट्री नहीं है, उसकी पॉलिशिंग मशीन है, उसकी कटिंग मशीन है, हज़ारों चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब उसको मिला है,
अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश इस तरीके से है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट शुरू में ही इस माइनिंग सेक्टर को लेते हुए अपने लोगों को ट्रेंड करे, स्किल डेवलपमेंट की तरफ अपना इन्वेस्ट करे। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर के अंदर, आगे आने वाले वक्त में जब कंपनियां आकर यहाँ काम करेंगी तो हमारे लोगों को जॉब्स ऑफर होंगी उसके अंदर। अब हम कब तक सिर्फ टायरों के पंचर लगा सकते हैं या होटलों में खाना खिला सकते हैं, उसके अलावा तो स्किल नहीं है हमारे पास। अच्छा, चौकीदारी करेंगे। शॉर्ट टर्म पे आते हैं, अब हम माइनिंग पे आते हैं, बिकॉज आपने माइनिंग से शुरू किया, फिर ऑयल एंड गैस पे आते हैं, फिर पोर्ट्स पे आते हैं। सर, माइनिंग पे शॉर्ट टर्म पे हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोगों को वो जो आप जियोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस बनाए, हम वहाँ पे जियोलॉजी से रिलेटेड इदारे बनाए, क्या इस पे आपकी कोई डिमांड है या आप चाहते हैं लोग इस आएं? पे मैं देखें, जियोलॉजिस्ट हमारे तो सालों से लोग माइनिंग कर रहे हैं, राइट। और अब मैं आपको ऐसे माइन ओनर्स बता सकता हूँ जो 70 साल से माइनिंग कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से भी माइनिंग कर मैं भी कुछ जानता हूँ, जहरी मार्बल वाले जो हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भी कर रहे हैं। देखिए माइनिंग तो हो रही है, माइनिंग इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप मॉडर्न उसको कर सकते हैं, बट वो पुराने मैकेनिज्म के तहत भी हो रही है। अब मैं आपको इधर एक निशानदेही कराता हूँ कि दुनिया की कहीं भी किसी भी मुल्क ने तरक्की वैल्यू एडिशन के बगैर नहीं। करेक्ट। अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, हम फिर भी वहीं खड़े होंगे जहां हम खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा एक 5 से 10। इसकी मिसाल है कि अगर हम ये पत्थर बेच देंगे या मार्बल की ये चेस्ट बना के भेजेंगे तो वैल्यू खुद आप देख लें। बिल्कुल। तो इसी पे मैं ये चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट हो, लोगों को इस चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग्स दी जाएं, और साथ साथ फिर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट बलूचिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं। इसके लिए देखिए अब माशाल्लाह सोलर का इतना बड़ा इनोवेशन आ गया है, आपके मुल्क में इतना सोलर बन रहा है, घरों में इतना बन रहा है कि अब आपके पास एक्सेस बिजली पड़ी हुई है। तो बलूचिस्तान तो इतना बड़ा लैंड मास के हवाले से 47% ऑफ पाकिस्तान है, आप ह्यूज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इवन देन कि वो प्राइवेट सेक्टर खुद ही करेगी। अगर मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ या एक इंडस्ट्रियल जोन में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट मुझे लैंड प्रोवाइड करे और बोले कि यार आप अपना बिजली बना के अपनी इंडस्ट्री चलाएं, तो लोग विलिंग है करने को। मेरी परवेज मुशर्रफ साहब से एक दफ़ा बात हुई और बलूचिस्तान वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, पीपल कैन से व्हाटएवर दे से। उन्होंने कहा इन्वेस्टर जो है ना वो कबूतर की तरह होता है, आप दाना डालते हैं, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा और आप कैसे करते हैं सारे उठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे अपने इन्वेस्टर को, पाकिस्तानी इन्वेस्टर को अलूर करने के लिए मैंने उनसे डिस्कस किया, फैसल रजा आब्दी हमारे सेनेटर थे, बड़ी अच्छी बात करते थे, कफील सिस्टम कर दो जी। जो इन्वेस्टर जाए चाहे पाकिस्तानी, जब वो एक बलूची फैमिली के एक बड़े को या खातून स्पेशल कफील कर दें, वो जिंदगी भर के लिए क्या ऐसा किया जाए कि लोकल इन्वेस्टर कफील सिस्टम के ऊपर फिर मेरे थोड़ा सा देखिए, ये पूरा मुल्क हमारा है, हम एक गुलदस्ता है, ये पाकिस्तान पूरा। आज मैं कराची में कोई भी कंपनी रजिस्टर करूं, मुझे किसी कफील की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हमें मॉडल तो वही रखना है ना, आप आ जाए। ये जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ ना, वो वहाँ के लोगों के, इस बिजनेसमैनों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब इस तरह सिक्योरिटी नहीं इंश्योर होगी, अगर ये मेरे कफील है, आप मेरे कफील है, या एक फैमिली मेरी कफील तो है, उसको कफील का लफ्ज देने के बजाय आप स्पॉन्सर नहीं, ज्वाइंट वेंचर्स कर लें, आप B2B कर लें। अच्छा देखें, बजाय आप अभी नए माइंस लोगों को अलॉट करके दें, जो एग्जिस्टिंग लोगों के पास माइंस है उन्हीं के साथ भी ओनरशिप दे दें, जेवीज कर दें लोगों की। यहाँ पे कराची के बिजनेसमैन पंजाब के आए, इंडस्ट्री लेकर आए, वहाँ के माइन ओनर को अपने साथ मिलाएं, माइन उनकी है, डेवलपमेंट ये करें, दोनों मिल बैठ के। आर दे टॉकिंग टू ईच अदर? अभी तक नहीं कर रहे बात, नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मेरी तो सर पाकिस्तान गवर्नमेंट से अटके भी फ़ौरन जहाँ भी डेलीगेशंस में मैं गया हूँ, या मेरी चाइनीज़ से क्लोज मीटिंग्स हुई हैं या US के साथ कई इंगेजमेंट्स हुई हैं, मैंने उनको कहा है कि पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान में, G2B का कॉन्सेप्ट नाकाम है। B2B पे आओ, हाँ, प्राइवेट टू प्राइवेट। आप इधर आ जाते हैं, अपने बिजनेसमैन को हमारे गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हैं, गवर्नमेंट उनको चक्कर दे रही होती है। अच्छा, ये तो फिर भी शुक्र है कि एक SIFC का इदारा इन 2 सालों में बना है, तो चीज़ें कुछ स्मूथ हुई हैं, अदरवाइज तो आप NOCs के चक्कर में सालों सालों रोल रहे होते हैं। तो बलूचिस्तान में B2B का मॉडल कामयाब है, बजाय गवर्नमेंट अपना अम्ब्रेला दे, फैसिलिटेशंस दे, चीज़ों को आसान करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन करे, बट कारोबार ना करे। पूरी दुनिया में हुकूमतें कारोबार, एक देखें चाइना का मॉडल 5 मिनट के लिए साइड पे रखें कि उनकी आधी से ज़्यादा क्या 70% कंपनियां स्टेट ओन्ड है, वो एक अलग मॉडल है। बाकी पूरे दुनिया में आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाके देखें, हुकूमतें सिर्फ दाखिला खारिजा लेकर बैठी हुई हैं, उसके अलावा पॉलिसीज दें, उसके अलावा तो रेलवे से लेकर एयरलाइन तक, प्राइवेट सेक्टर, रोडों तक सब प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और यहाँ भी आप वही मॉडल ला सकते हैं। देखिए पूरी दुनिया में जो भी सक्सेस स्टोरी है, आप थोड़ा R&D पे काम तो करें ना सर, अपने एकेडमिया को अपने चैम्बर के साथ लिंक तो करें। आपके साथ दुबई है, आपके सामने एक आदमी ने एक विजन के साथ एक जनरेशन को दुनिया की नंबर 1 बना दिया ना, जहाँ पे ना कुदरती पानी है, ना माहौल है, ना हवा है, कुछ भी नहीं है, उसको उन्होंने बना दी है। विजन साथ में था ना सर। अलाउद्दीन भाई, आपने चाइना का जिक्र किया, आपने अमेरिका का जिक्र किया, अब हम बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। आपने 2 बॉर्डर्स के बारे में बताया। पाकिस्तान का जो
अब जो जियो पॉलिटिकल प्लेसमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम अपनी मर्जी से तो नेबर्स नहीं चुन सकते, लेकिन नेबर से ताल्लुकात तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ना हिंदुस्तान, ना अफ़गानिस्तान, ना ईरान, तो हमारे मतलब हम ताल्लुकात कैसे बेहतर करें? सर इस बात का सवाल का तो हमें शर्मिंदगी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए होता है। वो कहते हैं यार किसी हमसाये के साथ तो बना के रखो। हम क्या कहें उनको कि यार सारे हमसाये बुरे हैं, हम सही हैं। तो सर अब देखिए लास्ट टाइम 2 महीने से 2.5 महीने से हमारे अफगानिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, बॉर्डर्स बंद है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए सियासत और तिजारत 2 अलग सेपरेट चीज़ें होनी चाहिए। आप आए दिन देखते हैं लद्दाख के ऊपर इंडिया और चाइना का वो जंग हो रहा होता है, कभी मार रहे होते हैं, कभी क्या, कभी किस बॉर्डर पे होता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनका ट्रेड बंद हो गया हो। अब हम 2.5 महीने से अफगानिस्तान के साथ बंद करके बैठे हैं। वो सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है हमारे लिए, वो सेंट्रल एशिया का गेटवे है हमारे लिए। इस साल मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तकरीबन $1 अरब के तो हमारे सिर्फ आलू और किन्नू खराब हुए हैं, जो ना नहीं जाने की वजह से हैं। ये लॉस कौन पूरा करेगा? देखिए ये लॉस अली भाई, ये लॉस मुल्क का नहीं, ये उस ग्रोअर का है जिसने पैसे कर्जे पे लेकर उस फसल को दवाई देकर संभाल के उसको सेच करके तैयार किया है। बिल्कुल सही है। उसको कौन उसके काश्तकार की भरपाई करेगा? आलू की काश्त हमारी ख़राब हुई इस दफ़ा, इसी की वजह से यहाँ पे हमारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को हमारी हैं। जी हाँ, लोग 2 अरब 1 अरब डॉलर के लिए अपने मुल्क की पॉलिसी चेंज करते हैं, बनाते हैं कि यार ये हमारे लिए बड़ी मार्केट है। हम हमेशा बात करते हैं कि यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ क्यों रहा है, हमेशा हम लोग कहते हैं कि बिजनेस है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वो ख़राब नहीं करना चाहता है। तो ये भी तो हमारे लिए मार्केट है। तो हम इन सारी चीज़ों को नहीं सोचते हैं। चले ईरान की तरफ तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हमें बड़ी डिप्लोमेसी से काम, बड़ी महारत से काम लेना पड़ेगा कि हम इंडिया को उसको यूएस को मनवाएं कि यार इन सेक्शंस के बावजूद भी हमें उनके साथ। अच्छा, मजे की बात है, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी, उनके ताल्लुका ठीक हो रहे होंगे, हम सिर्फ डिपेंडेंट हैं कि जब वो होगा। इस पे मेरी ब्रिगेडियर हारिस हैं, हारिस नवाज, उनसे उस दिन बात हो रही थी, वो बता रहे थे हमें ईरान के साथ MOUs करके, जैसे जरदारी साहब ने पाइपलाइन बॉर्डर पे लाके छोड़ दी, हमें रख देने चाहिए। उनका एकदम जब हालात ठीक होंगे फिर ईरान आपको नहीं पूछेगा। यस, ईरान तो मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी भी आर्बिट्रेशन पे जाने का सोच रहा है। यस, और जिस दिन उसने जाके आपको क्लेम कर दिया, आपको देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे। वो कहता है यार आपके कहने पे मैंने पूरी पाइपलाइन डाल के आपके बॉर्डर तक पहुंचाई, आप लेने को तैयार नहीं है, तो अब देना सर, उसका क्लेम दे। तो इस तरह के मामलात हैं। फिर अगेन देखें ना सर, वो 400 अरब डॉलर लेने में कैसे कामयाब हुआ इंडिया चाबार पे? क्यों अमेरिका ने उसको कुछ नहीं कहा? एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी दिनों में आपने सुना कि वो कैंसिल हो गया। इसी तरह लोग अपने मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं कि समंदर से गहरा, अमालिया से ऊंचा। सर कहीं दुनिया में ये नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं सर, मैं उस दिन चाइनीज वाइस काउंसिल आए हुए थे, उनसे एंड आई स्वेयर दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी। कहते हैं हमारे प्राइमरी स्कूल के निसाब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी हमारा बेहतरीन दोस्त है। सर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई इसमें शक नहीं, 2 राय। लेकिन बाकी मुल्क भी हैं। नहीं, बाकी मुल्क के अलावा तुम खाली दोस्ती के साथ पेट नहीं भरे जाते हैं अली भाई। आप अगर उनके साथ अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करें अपनी इकोनॉमी के अंदर। उसमें फिर अगेन फिर जब हम बिजनेस के लिए बैठते हैं उनके सामने, तो क्यों नहीं कर पाते? फिर वो क्यों अपने प्रोटेक्ट को, अपने इंटरेस्ट को 1 इंच भी वो ढीला नहीं छोड़ेंगे, वेयरएस कि आप सिर्फ शहद और मीठा और अमेलिया को लेकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो गवादर पे आ रहा था, उनका सिंकियांग प्रोविंस है, उनकी डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, डिस्टेंस ट्रैवलिंग कम। मैंने जनरल मुशर्रफ साहब से पूछा, नाराज हो गए। मैं कहा सर उनका 20 दिन का डिस्टेंस कम होता है, आपको पता है वो $1 बिलियन में कितना ट्रांसलेट होता है, सेव करेंगे। हमने उसका कितना % अपने मुल्क में इन्वेस्ट करवाया? कुछ नहीं करवाया। आप सिर्फ अली भाई मैं तो इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, एक छोटा मोटा कारोबारी हूँ। आप मुझे बताएं कि कितना बड़ा रॉकेट साइंस है कि अगर मैं उनसे एग्रीमेंट ये करवाता 2013 में कि ब्रदर हम आपको दे रहे हैं चाइना ये गवादर पोर्ट, रोड्स आप खुद बनाएं। हम क्यों बनाएं? आपकी जरूरत है ना सर, हम कर्जे लेके बना रहे हैं उनके रोड्स, क्यों बना रहे हैं? और इस्तेमाल वो करेंगे। अच्छा ये छोड़ दें, उसके बाद हम उनसे कहें कि यार आप जो भी इस एक्सपोर्ट करेंगे, इस पोर्ट को इस्तेमाल करके उसका 20% नहीं, उसकी 20% इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाएंगे। आजकल पूरी दुनिया में इंडस्ट्री जो है ना वो प्री फैब्रिकेटेड है, वो खोल के उसको कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी टैलेंटेड कौम है, आप लाए इंडस्ट्री, चाइना की कोई इंडस्ट्री। मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से पहले कि मैं भूल जाऊं, इनके लिए भी चैम्बर के बड़े साहब बैठे हैं। इस वक्त 100% टैरिफ लग गया उनके, ये 100 के नीचे। इस वक्त वो दुनिया में मार्केट्स ढूंढ रहे हैं जहां वो जाएं, जाके जल्दी से एक सुराग करें, मेड इन चाइना लगाएं, मेड इन पाकिस्तान लगाएं। बिल्कुल ऐसे।
क्या हम एज ए नेशन उनको जाके एक चाइना डेस्क, पाकिस्तान डेस्क बना के, बलूचिस्तान डेस्क बना के नहीं कह सकते कि आओ और फ़ायदा उठाओ? अगेन अली भाई, एक चीज़ तो बहुत आसान है, बड़ा सादा मैकेनिज्म समझ आ रहा है। एनर्जी की प्राइसेस मार देंगी। चाइना में इस वक्त यूनिट कितने का है? मेरे वो पास खुद आएंगे तो वो, मेरे पास 40 रुपए का यूनिट है। इंडस्ट्री लेकिन ये सेठ बैठा हुआ है सामने, ये बताएंगे, ये अभी अपने इलाके पे काम कर रहे हैं, इन्होंने आपके आने से पहले बताया, ये वहाँ पे विंड, जी सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ चीनियों के साथ अभी को मुआहदा कर रहे हैं, जिसमें B2B के ऊपर, और अगेन थैंक्स टू 18th अमेंडमेंट एंड STDC, जो डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उनको लेकर जा रहे हैं और B2B इसको इनकरेज कर रहे हैं। तो ये चाइनीज जब अपनी इंडस्ट्री लगाएगा तो बिजली खुद लगाएगा। बिल्कुल लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। हमें इनको इंकरेज करना तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे चीनियों के साथ, फेडरल गवर्नमेंट करे, कौन करे, किससे बात करे? कोई भी करे, बट उनको ला के गवर्नमेंट ना करे। गवर्नमेंट सिर्फ टेबल पे बिठाए उनको और पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, फिर आपको डील बनती हुई दिखेगी। गवर्नमेंट्स डील नहीं बना सकती हैं सर। देखें, एक ब्यूरोक्रेट का या सियासतदान का तजुर्बा नहीं है कारोबार का। वो किसी के मोबाइल पे डायल करता है ना, इत्लान अर्ज है कि आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पे बंद है। इत्लान अर्ज है कि चाइनीज इस वक्त कराची और सिंध में परिंदों की तरह उड़ उड़ के आ रहे हैं और इंडस्ट्रियां लग रही हैं और यहाँ से री एक्सपोर्ट हो रहा है। आई डोंट वांट बलूचिस्तान टू मिस दिस। हाउ डू वी इंश्योर इट डज नॉट मिस इट? सर अगेन मैंने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी कि विल होनी चाहिए सूबाई हुकूमत की। फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ सिर्फ वसाइल को आंखों में रखते हुए पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, वहाँ के इंसानों को भी इंसान समझना चाहिए। मैं अगर बात करता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ 2-2.5 महीने से बॉर्डर बंद है, ये सिर्फ हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान नहीं है, ये एक ग्लोबल मैसेज है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है सर। 14 से 15 लाख लोग इस रोजगार के साथ वाबस्ता थे, वो बेकार बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम इनको इंसानी बुनियादों पे चीज़ों को सोचते ही नहीं है। 1 + 1 = 3 रोटी सर, ऐसे ही है ना? लेकिन मुझे फिर ये बताएं कि अब हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे तो क्राइसिस है हमारे पास। अल्लाह सुब्हान तआला ने बलूचिस्तान को समंदर दिया हुआ, सो वी हैव अ मरीन लाइफ, वी कैन डू फिश एंड श्रिम्प एंड फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट। हमारे पास मिनरल एंड माइनिंग है, हमारे पास लातादाद मिनरल्स हो गए हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप रिफाइनरियाँ लगा सकते हैं, हमारे पास खाम माल में गैस है, तेल है, सिर्फ विल की कमी है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है जो मेरा फेथ है, और उसके साथ फिर मैं आपसे आखिरी कलमात आपकी तरफ से लूँगा कि आप हमें वक्ती तौर पे रोक सकते हैं। 70 साल में नेशंस नहीं बनते, 100 साल लग जाते हैं। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस, ईट कुत्ते का वैर होता था इनका आपस में। आज बॉर्डर्स खुल गए, ट्रेड हो रही है, यूरोपियन यूनियन बन गई है। जो हमारा नसीब है, जो हमारे लोगों का, आपका, आपके बच्चों का, और जो इस मुल्क का नसीब है, इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे सामने हमारी औलाद देख ले, होगा तो सही। सर यही उम्मीद लेकर के आज हमारी एज 45 ईयर्स हो गई है, यही उम्मीद है। होगा तो होगा, कल होगा, इस हुकूमत में होगा, अगली हुकूमत में आएगा। एक कहता है मैं नया पाकिस्तान बना रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं पुराने को वापस सेट करके दे रहा हूँ। होप दे दें थोड़ी सी, अगर आप भी होपलेस होंगे तो काश नजर आता, मुझे देने में खुशी होती। सर आपने मुझे उंगली पकड़ के चलाया कि दोबारा बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करो, मैंने ताल तौलिया नहीं पहनता। सर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो देखें इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये मुल्क मेरी माँ है। मैं माँ के लिए, अपने उसकी सेहत के लिए, उसकी उम्र की दराजी के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी लगाने को तैयार हूँ। अब उससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है ना। एक वाक़या है जो मैं अपने नाजरीन की, क्या कहते हैं, तशनगी छोड़ के जाऊँगा। ये मेरे पास आए, हम शाम को इनके साथ, एक सेनेटर साहब थे बलूचिस्तान के, हमारे कुछ भाई, बलूची भाई मैं कहूँगा उनको, नाराज़ होकर बाहर है। एक कमेटी बनाई गई उनको मनाने के लिए, वो कमेटी गई, सब मनाकर वापस आ गई, मगर वो हो नहीं पाया। वो हम रखेंगे अगली नशिस्त के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ही कुछ होप दे दीजिए साहब। मैं यही कह रहा हूँ कि इब्तिदा होनी चाहिए। मैं अभी वो वक्फे में हमने बात की थी कि सऊदी अरब, जर्मनी में एक्सपो में गए तो वहाँ पे सऊदी अरब के जो स्प्रिंगलर बना के जो वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसका भी वहाँ स्टॉल लगा हुआ था। वाह, ये सऊदी अरब इतना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क, तेल एक्सपोर्ट, उसने एक चीज़ बनाया, वो भी दुनिया के सामने पेश की है। ऐसे ही है। वो क्या था? उसका एक पहला कदम था, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जिस दिन पहला कदम शुरू कर दिया तो यकीन करेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क अपने पाँव। इनकी बातों में अगर मैं बिलीव कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पागल बना रहे हो ना, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, बात जाके देखो ऐसे बनाते हैं। लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं डिसिप्लिन भी हो जाते हैं,
कतारों में भी लगते हैं, काम भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल बाहर शायद ऐसा है अलाउद्दीन भाई कि सिस्टम ऐसा है system। कि जो टैलेंटेड आदमी है वो अपने टैलेंट के ऊपर आगे जा रहा है। सर ये जो डिसिप्लिन की बात की है, इसको हमारे आप चूँकि नाजरीन ज़्यादा उर्दू को बेहतर समझती है, इसको कहते हैं सर सज़ा और जज़ा का निज़ाम। वाह। दुनिया के जिस माशरे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होगा वहाँ सिस्टम बनेगा, वहाँ लोग कतार में भी खड़े होंगे, वहाँ उनको अपनी बारी का भी इंतज़ार होगा। अभी देखें हम कराची में देख रहे हैं कैमरास के सिस्टम शुरू हुए हैं। बेशक इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, कोई बात हम उस स्टैंडर्ड तक नहीं, बट कम से कम लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। इब्तिदा तो की है, इब्तिदा तो पहला कदम उठाया। इस चीज़ की सर ज़रूरत है सर। आज हमारे मुल्क में हम देखिए IMF हमें चार्जशीट किस चीज़ पे कर रहा है? हमें बैड नेशन पे नहीं कर रहा है, हमें करप्शन पे कर रहा है सर, करप्शन पे कर रहा है। जिस दिन हमने करप्शन को बुरा मानना शुरू कर दिया, इसको अपनी इकोनॉमी का हिस्सा, देखिए दुनिया में होती है, हम ये हर जगह बैठ के लेक्चर्स में सुनते हैं कि करप्शन मुल्कों की इकोनॉमी का हिस्सा होता है, बट वो हिस्सा एक महदूद अंदाजे तक होता है। इधर तो पूरा खाता है, लगाता भी तो है। तो ये फिनोमेना जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम इस परसेप्शन से बाहर नहीं जाएंगे, और गलत काम करने वाले को ये पता हो कि मेरी किसी ना किसी दिन पकड़ाई होगी, वो 1000 दफ़ा सोचेगा करने से पहले। और अगर मदर पिदर आज़ाद माशरा होता है तो वो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे हम चल रहे हैं, अल्लाह के तवक्कुल। इब्तिदाई इश्क होता है क्या? बलूचिस्तान का जिक्र है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस उम्मीद के साथ जहांगीर भाई, आप, अलाउद्दीन भाई और एक हमारे पोपलजई भाई हैं, जब हम चैम्बर में जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम है, जिनकी बहुत खिदमात हैं बलूचिस्तान की, जिनकी नॉलेज, उनका पैशन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा लॉजिक और रियलिटी पे बेस करते हैं। यहाँ तो एंग्री यंग मैन है ना, लेकिन ये है कि उनसे भी बात करेंगे। वादा करिए कि हम जब अगला सेशन करेंगे तो वो साथ होंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अलाउद्दीन भाई खुश रहिए, जज़ाकल्लाह फॉर टेकिंग टाइम। बहुत शुक्रिया। आपसे पहले गुफ्तगू हुई इसलिए हमने आपको छेड़ा नहीं। इस तरह के लोग अगर अमेरिका से पढ़ के आगे बकौल अलाउद्दीन भाई पाकिस्तान की तकदीर 7 महीने में बदल सकते, 9 महीने जान के नहीं बोला। शुक्रिया।